नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने सुना था कि विक्रांत फैजल के मृत शरीर को ले जाकर जंगल में जला देता है। प्रियांशी और सूर्यांशी के साथ जो बघीरा आता है राजमहल में रहने के लिए, तो आज उसके बारे में ही जानेंगे हम कि शिवा जो है वो बघीरा है या कोई बहरूपिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर सूर्यांशी। शिवा सूर्यांशी के बेड पर लेटते हुए बोला तो सूर्यांशी हंसते हुए बोली, सुकून तो मिलेगा ही, ये राजमहल है, कोई जंगल नहीं। और वैसे भी जानवर क्या जाने राजमहल का स्वाद। सूर्यांशी शिवा से बोलती है कि आप यहीं पर रुको थोड़ी देर, मैं अभी आती हूँ। सूर्यांशी अपने कक्ष से निकलकर प्रियांशी के कक्ष की ओर चली जाती है। शिवा बेड पर लेटते हुए हंसने लगा। मेरी भोली भाली सूर्यांशी कितनी जल्दी पिघल जाती है। खैर, बहुत मज़ा आएगा इस खेल में। आगे देखो होता है क्या। सोनपुर का काल बनकर आया हूँ मैं। ऐसी तबाही लाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। सूर्यांशी प्रियांशी अपने कक्ष में आराम कर रही थी। तभी उनके कक्ष में सूर्यांशी पहुंचकर बोली, बैना आप सोई नहीं? प्रियांशी बोली, नहीं जीजाशा, नींद नहीं आती हमें दिन में। आप अचानक से यहाँ, आप कुछ बेचैन लग रही हैं। सूर्यांशी बोली, हाँ, कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है शिवा। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। लगता है ये मेरा बघीरा नहीं है, कोई बहरूपिया है। प्रियांशी बोली, ओ जीजाशा, आप भी ना। आप इतनी प्यारी और सुंदर परी जैसी लगती हो। प्रियांशी सूर्यांशी से बोलती है, मैं उस पर नज़र रखूंगी, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। चलती हूँ मैं, तुम आराम करो। सूर्यांशी प्रियांशी के कक्ष से निकलकर वापस अपने कक्ष में चली जाती है और शिवा से कहती है, मेरे साथ चलो, तुम्हें अपना कक्ष दिखा दूं। शिवा उसके साथ चल देता है। महल में अतिथि के लिए अलग अलग कक्ष होते हैं। उनमें से एक कक्ष शिवा को रहने के लिए दे दिया जाता है। सूर्यांशी शिवा को उसके कक्ष में छोड़कर वापस अपने शाही खूबसूरत कक्ष में लौट आती है। कुछ सोचकर पीहू को संदूक से निकलकर बोली, पीहू, तुम तो बोल सकते हो ना, मुझे एक सलाह दोगे? पीहू बोला, हाँ राजकुमारी, बोलो, क्या सलाह दे सकता हूँ मैं आपको? एक तो ये मेरी कबूतर जैसी लाइफ समझ न आता, दिन भर उड़ना, दाना चुगना और सोना जाना। क्या इसी काम के लिए पैदा हुआ हूँ मैं भी इंसानों की तरह दोस्त बनाना, पार्टी करना, दुनिया घूमना चाहता हूँ। सूर्यांशी हंसते हुए, पीहू, देखो, हर जीव अपने अपने कर्मों का
लिखा पाता है, कभी दूसरों के जैसे बनने की मत सोचो। खुद को इतना निखारो, ऐसे अच्छे कर्म करो जिससे लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? शिवा की पहचान करने में पीहू बोला, हाँ, मैं गंध पहचान सकता हूँ। बुरी शक्ति की। अगर शिवा में कुछ भी अजीब सा बदलाव आता या फिर वो कुछ गलत करेगा तो मैं आपको चेतावनी दे सकता हूँ और उस स्थान पर ले जा सकता हूँ। सूर्यांशी बोली, ये तो अद्वितीय कला है तुम्हारी। खैर, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही पिंजरा तैयार करवा दिया है और उसमें मन पसंदीदा किशमिश, काजू और बादाम है। जाओ, जी भर के खाओ। बाद में तुम्हें मेरी प्यार भरी चिट्ठी मेरे राजकुमार तक ले जानी है। इधर विक्रांत मुगल सम्राट जलाल खां के दरबार में सम्राट के नवविवाहित महामंत्री फरहान मलिक के दोस्त का बेटा बनकर आता है। मंत्री फरहान बोले, सम्राट की जय हो। सम्राट, ये मेरे दोस्त का बेटा अरबाज खान है। इसकी इच्छा है कि ये सेना में शामिल होकर सोनपुर को जीतकर आपके कदमों में रख दे। सम्राट जलाल खां बोले, स्वागत है आपका। अरबाज, हमें गर्व है कि आप में जंग जीतने का मजबूत जज्बा है। जलाल सैनिक को आदेश देते हुए अरबाज को इनका कक्ष दिखा दो और भोजन में कोई कमी ना रहे। अरबाज बोला, सम्राट को मेरा प्रणाम। सम्राट, मैं ये चाहता हूँ कि उस धूर्त और कुटिल विक्रम सिंह को हराकर सोनपुर को आपके कदमों में रख दूं। बस आप मुझे सहयोग दें। सम्राट, हमने सुना था आपने फैजल को भेजा था पल पल की खबर पता लगाने और विक्रम सिंह की रणनीति जानने। तो फैजल कहीं दिख नहीं रहे। सम्राट जलाल बोला, इस विषय पर आपका न जानना ही उचित है। आप बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, जो जरूरत हो आप ले सकते हैं। सैनिक, अस्त्र शस्त्र, घोड़े, बस हमें आपसे काफ़ी उम्मीद है। अब आप आराम करिए, जाइए। अरबाज बनकर विक्रांत सैनिक द्वारा दिखाए गए कक्ष की ओर चला जाता है। मंत्री फरहान बोले, सम्राट, पर आखिर फैजल ने कोई संदेश, कोई चिट्ठी भेजी क्यों नहीं? कहीं विक्रम ने अपनी बातों में लेकर उसको अपनी सेना में शामिल तो न कर लिया? सम्राट जलाल बोला, हमें नहीं लगता कि फैजल जैसा वफादार और कुटिल गुप्तचर आसानी से विक्रम सिंह की बातों में आ सकता है। शायद उसका कत्ल कर दिया है किसी ने, ऐसा हमारा मन कहता है। और फैजल की मौत का रहस्य जानने के लिए हम एक और गुप्तचर परवेज को भेजेंगे। इस बार कोई गलती न होगी। परवेज है फैजल से भी अधिक तेज, कूटनीति में निपुण, बलवान और बुद्धिमान। कल सुबह ही रवाना करेंगे हम उसे। उधर
सोनपुर में सूर्यांशी चिट्ठी लिखना शुरू कर देती है। आप कैसे हैं राजकुमार? जब से पीहू मेरे पास है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद महाशिवरात्रि आने वाली है। अगर पिताश्री बुलाएं तो आना ज़रूर, क्योंकि हर बार आपको पता सोनपुर में बड़ी पूजा होती है और भोज भी होता है। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बस जल्द ही ये मुगल हमले बंद हो जाएं, तो हम खुद पिताश्री से आपके और हमारे विवाह की बात चलाएंगे। अपना ख्याल रखना विनायक देव जी। आपकी सूर्यांशी। सूर्यांशी पीहू को पिंजरे से खोलकर बोली, ये लो चिट्ठी, जाओ हमारे राजकुमार के पास। पीहू चिट्ठी लेकर प्रीतमपुर के लिए उड़ान भर देता है। इसी तरह दोपहर का वक्त खत्म हो जाता है और अब संध्या होने वाली थी। सूर्यांशी को इंतजार था कि क्या शिवा जंगल में शिकार करने जाता है या नहीं। सूर्यांशी भी अपने कक्ष में थोड़ी देर विश्राम करने अपने बेड पर लेट जाती है। प्रियांशी अपने कक्ष में बिस्तर पर लेटे हुए सोच रही थी। एक तो पिताश्री ने इतना कम टाइम दिया, अब हम कैसे विक्रांत जी को परखें? कैसे पता चले कि वो कितने वीर हैं? पर वीर और बलवान होने से क्या फ़ायदा? उधर महाराज विक्रम सिंह अपने कक्ष में लेटे हुए नई रणनीति के बारे में सोच रहे थे। तभी महारानी कक्ष में आकर बोली, किस विषय पर खुली आंखों से सपने देख रही हैं? महाराज विक्रम सिंह बोले, आप कब आईं? महारानी, हम बस कुछ योजना सोच रहे थे। मुगल शासक जलाल को उसी के खेल में हराने की। तभी दरवाजे के बाहर कोई सैनिक आवाज़ लगाता है, महाराज विक्रम सिंह की जय हो, आपके लिए सूचना है। महाराज विक्रम सिंह दरवाजे की तरफ जाते हैं। सैनिक बोला, महाराज, ये खत मुगल सम्राट जलाल ने भेजा है आपके नाम। महाराज विक्रम सिंह बोले, ठीक है, आप जाइए। खत लेकर विक्रम सिंह बिस्तर पर आकर बैठ जाते हैं। सोनपुर के प्रतापी शासक विक्रम सिंह, मैं जलाल खां आपसे संधि करना चाहता हूँ। या तो आप संधि करें, नहीं युद्ध करें। आपके पास आगामी महाशिवरात्रि से पहले तक का समय है, या तो संधि या युद्ध। महारानी मीनाक्षी बोली, क्या लिखा है इस खत में? कोई नया संदेश आया है क्या हमारे मित्र प्रीतमपुर या दक्षपुर के महाराजाओं की ओर से? महाराज विक्रम सिंह बोले, नहीं, ये खत मुगल सम्राट जलाल ने भेजा है। उन्होंने एक कथित चेतावनी दी है कि आगामी शिवरात्रि से पहले या तो हम उससे संधि कर लें या युद्ध होगा। महारानी मीनाक्षी बोली, ये जलाल भी ना खोखली चेतावनी देने से पीछे न हटा।
इसको भली भांति ज्ञात है कि सोनपुर के महाराज विक्रम सिंह एक मुगल से संधि नहीं करेंगे। रही बात युद्ध की, उसमें भी जलाल की हार तय है। महाराज विक्रम सिंह बोले, उपहास मत कीजिए, कभी अपने दुश्मन को कमज़ोर न समझना चाहिए। हम मानते हैं जलाल की सेना हमारी सोनपुर की सेना से अधिक है। फिर वो जलाल हमारे नाम से खौफ खाता है, पर वो बहुत कूटनीति है और सेना बल बढ़ाने पर जोर देगा। जब एक बहुत विशाल सेना के साथ आक्रमण करेगा तो सोनपुर की सेना हार जाएगी, इसलिए हमें भी सैन्य बल में इजाफा करना होगा। इधर मुगल सम्राट जश्न का आयोजन करवा रहे थे। महामंत्री फरहान बोले, क्या बात है सम्राट, आप अत्यधिक प्रसन्न नजर आ रहे हैं। जलाल बोले, मंत्री जी, अब या तो संधि होगी या हम युद्ध करेंगे। बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल, और इसी जश्न को हमने और बढ़ा दिया है। विक्रम सिंह को खत भिजवा दिया है। मंत्री फरहान बोले, पर सम्राट, एक तरफ आपने खत भी भेज दिया और दूसरी तरफ आप गुप्तचर परवेज को भी भेज रहे हैं। ये कैसी योजना है? जलाल जोर से हंसता है। मंत्री जी, आप नहीं समझोगे, आप बस जश्न का आनंद लीजिए, पर उससे पहले आप परवेज को हमारे पास लेकर आइए। मंत्री वहां से चलकर परवेज को लाने चला जाता है। विक्रांत कक्ष में भोजन करने में व्यस्त था। तभी ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनकर कक्ष से बाहर आया तो देखा जलालाबाद में जश्न का माहौल था, जिसका पहले नाम जीवाश था, जो सोनपुर का भी ही अभिन्न हिस्सा था। बाद में जलाल ने इसे हत्या कर अपने नाम पर जलालाबाद बना दिया। विक्रांत को योजना समझ में नहीं आई। वो इसकी तह तक जाना चाहता था, इसलिए कक्ष से निकलकर सम्राट जलाल खां के पास जाता है, जो मदिरा में चूर थे। विक्रांत जलाल से बोला, सम्राट, ये किस जश्न की तैयारी चल रही है? लगता है किसी युद्ध जीतने की तैयारी हो रही है। जलाल बोला, अरबाज जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि अब सोनपुर और हमारे बीच संधि होगी, और हम संधि में वो मांगेंगे जो विक्रम सिंह कभी न दे पाएंगे। हमने हमारे गुप्तचर परवेज को भी तैयार कर लिया है। सोनपुर भेजने के लिए वो हमें पल पल की खबर देता रहेगा, लेकिन आप जाइए, जश्न का आनंद लीजिए, खाए पिए। विक्रांत तुरंत वहाँ से चलकर अपने कक्ष की ओर चल देता है। कुछ देर सोचने के बाद ये योजना हमें किसी भी तरह सोनपुर तक पहुंचानी होगी। जल्द से जल्द कोई तरकीब खोजनी पड़ेगी। विक्रांत अपने कक्ष में बेचैन इधर से उधर घूम रहे थे।
क्या महाशिवरात्रि से पहले संधि होगी? क्या विक्रांत पहुंचा पाएगा सोनपुर के महाराज विक्रम सिंह को इस कूटनीति की खबर? तो दोस्तों, जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।